ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, 250 ऑब्जेक्टिव, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स दोनों का दोस्तों एक वीडियो में पूरा ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। ये दोस्तों चैप्टर से आप लोग को 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स दोनों बड़ा बड़ा चैप्टर है डियर स्टूडेंट। लास्ट तक देखिए 15 नंबर आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। टोटल 250 ऑब्जेक्टिव कराने वाला है। लास्ट तक देखिए 2009 से 2023 तक के टोटल ऑब्जेक्टिव होंगे। चलिए यहाँ से लास्ट तक देखिए। आज की का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेगा तो कहा जा रहा है कि प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होता है दोस्तों। द यूनिट ऑफ लाइट ईयर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, यानी कि प्रकाश वर्ष का जो मात्रक होता है दोस्तों वो दूरी का होता है। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होता है, दूरी होता है। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएंगे। सभी विद्यार्थी पूरा क्वेश्चन को याद कर लेना, यहाँ से एग्जाम में आप लोग को 15 नंबर फिक्स हो जाएंगे। चलिए सेकंड नंबर में कहा जा रहा है किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। देखिए किसका रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स होता है दोस्तों हाईएस्ट होता है, बताइए किसका होता है। तो देखो आपको पता है हीरा का 2.42 होता है, हीरा का सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो याद रखिएगा आपका सेकंड का डी हो जाएगा। हीरा का जो होता है दोस्तों अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। पानी का कितना होता है, तो 1.33 होता है। तो हीरा का आप लोग का 2.42 सबसे ज्यादा होता है। तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए सभी विद्यार्थी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऑन नोटिफिकेशन भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए थर्ड नंबर में कहा जा रहा है कि जल का अपवर्तनांक होता है। देखिए जल का जो अपवर्तनांक होता है दोस्तों वो कितना होता है। चलो ये वायु का होता है, ये तो नहीं होगा। चलो जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। यानी कि जो जल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वाटर का डियर स्टूडेंट 1.33 होता है। ये आप लोग याद रख लीजिए, जल का जो अपवर्तनांक होता है 1.33 होता है। तो बी नंबर ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए कहा जा रहा है 4 नंबर क्वेश्चन में कि समांतर सतह वाले कांच की पट्टी की शक्ति क्या होती है। देखो एग्जाम में दोनों क्वेश्चन पूछे गए, कैसे कैसे पूछा आपको बता देते हैं। समांतर सतह वाले कांच की पट्टी की शक्ति पूछा है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। एक फोकस दूरी होता है, पट्टी की शक्ति पूछा तो याद रखेगा इसका शून्य राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शक्ति पूछा है। अगर फोकस दूरी पूछेगा तो अनंत याद रखेगा। तो क्या पूछा है आपसे, शक्ति पूछा है। जब शक्ति पूछेगा डियर स्टूडेंट तो याद रखना पावर आपका 0 हो जाता है। समांतर सतह कांच की पट्टी की शक्ति, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए 5 नंबर में कुछ उसी प्रकार का प्रश्न है, लेकिन इसमें फोकस दूरी पूछा है। और फोकस दूरी जो होता है समांतर सतह जो कांच का होता है दोस्तों उसका अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। यहां से अनंत देखिए कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो बी नंबर में दिख रहा है, क्योंकि फोकस दूरी पूछेगा तो अनंत लगाना है। वहीं शक्ति पूछेगा ना, शक्ति पावर डियर स्टूडेंट, तो आपको 0 लगाना है। किसके लिए, समांतर सतह वाले पट्टी के लिए। तो याद रखेगा इसका बी नंबर हो जाएंगे। सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, बिहार बोर्ड में एकदम भौकाल मचा देना है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो कहा जा रहा है कि प्रकाश वर्ष का मान क्या होता है। तो देखिए प्रकाश वर्ष का जो मान होता है दोस्तों वो क्या होता है। चलिए बिल्कुल डियर 9.4 गुना 10 टू द पावर 15 होता है। यहां से देखेगा तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी कि 9.64 गुना 10 टू द पावर 15 मीटर जो होता है दोस्तों एक लाइट ईयर, यानी कि प्रकाश वर्ष होता है। और आपको पता है प्रकाश वर्ष दोस्तों दूरी का मात्रक है, दूरी का मात्रक 200 मीटर होता है, जो कि आप लोग देख पा रहे ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा है, तो इसको याद कर लीजिए। देखिए कहा जा रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जो परावर्तक जो गुणांक होता है उसका मान क्या होता है, यानी कि रिफ्लेक्शन जो कोफिशिएंट होता है दोस्तों उसका मान क्या होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए पूछा जा रहा है। चलिए सभी विद्यार्थियों को पता 1 से अधिक होता है। देखो जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है डियर स्टूडेंट्स किस प्रकार से होता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है दोस्तों, उसमें जो परावर्तन गुणांक का जो मान होता है डियर स्टूडेंट 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो याद रखेगा बी नंबर राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए यहां से 8 नंबर में कहा जा रहा है कि एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है, तो इसकी फोकस दूरी ए जो होता है दोस्तों क्या होता है। यानी कि एक गोलीय दोस्तों दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो उसकी जो फोकस दूरी हो जाएगी वो समान रह जाएगी। क्यों दोस्तों, क्यों आचार रह जाएगी, तो आपको पता होना चाहिए दर्पण है कैसा दर्पण है, गोलीय दर्पण को जब पानी में डुबाते हैं तो असमान रहते हैं, यानी कि समान, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं रहती, आचार रहती है। क्या रहती है, आचार रहती है, यानी कि समान रहती है। तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
कहा जा रहा है कि वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी का जो आकाश का रंग दिखाई देगा वो किस रंग का दिखाई देगा। तो देखो वायुमंडल की अनुपस्थिति में जो पृथ्वी का जो रंग होता है दोस्तों वो काला दिखाई देता है, क्योंकि वायुमंडल है ही नहीं दोस्तों, तो पृथ्वी का रंग कैसा दिखाएगा, काला दिखाई देगा, एकदम बिल्कुल काला ब्लैक दिखेगा। तो याद रखेगा ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 10 12 दोनों में पढ़ना है। तो देखिए समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होता है दोस्तों वो अनंत होता है। कितना होता है, इन्फिनिटिव होता है। तो यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, चलिए बेहतरीन डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार से एकदम भौकाल मचाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए, कहा जा रहा है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। देखो लेंस की जो क्षमता होता है दोस्तों, पावर ऑफ लेंस, उसका मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, प्रतिरोध का ओम होता है, कार्य का जूल होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है। लेकिन लेंस की क्षमता का मात्रक पूछेगा तो डायोप्टर याद रखेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन का आंसर याद आप लोग कर लीजिए। चलिए 12 नंबर में कहा जा रहा है कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है दोस्तों उसके द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। लगाइए, तो सरल सूक्ष्मदर्शी यानी कि सरल जो होता है दोस्तों, सिंपल माइक्रोस्कोप, उसके द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक और सीधा होता है। कैसा होता है सर जी, काल्पनिक और सीधा, यानी कि आभासी और सीधा। तो यहाँ से देखेगा तो आप लोग देख पा रहे होंगे बी नंबर ए नंबर ऑप्शन में दिया गया काल्पनिक और सीधा। ठीक ना डियर स्टूडेंट, चलिए 5-10 सेकंड में जाने काम से बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले आना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौत की रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हो। और कम समय सही विद्यार्थी गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हो। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अभिदृश्यक पर बनाया गया प्रतिबिंब क्या होता है। तो देखो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पूछेगा और अभिदृश्यक के द्वारा जो बनाया गया जो प्रतिबिंब होता है दोस्तों वो कैसा होता है। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, सही विद्यार्थी वास्तविक और बड़ा लगाएं। क्यों, तो देखो यहाँ से अभिदृश्यक द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पूछा है, ये नहीं पूछा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रतिबिंब बनता है। ये अभिदृश्यक जो होता है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और बड़ा बनता है। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है उसके द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और बड़ा होता है। चलिए यहाँ से देखिएगा दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन तक कहा जा रहा है कि एक दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति को कौन सी लेंस की आवश्यकता होगी। यानी कि दीर्घ दृष्टि दोस्त किसको कहते हैं, जो निकट की वस्तु को ना देख पाए और दूर की वस्तुओं को देख पाए उसे दोस्तों दीर्घ दृष्टि कहते हैं, क्योंकि नाम से विपरीत ये चलता है। तो याद रखिएगा दीर्घ दृष्टि दोस्त के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो दीर्घ दृष्टि दोस्त होता है दोस्तों निकट की वस्तुओं को नहीं देख पाता, जबकि दूर जो होता है वस्तुओं को वो देख लेता है, उसको दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। तो बी नंबर हो जाएगा, कन्वेक्स हो जाएगा। बी नंबर इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सामान्य संयोजन के लिए दोस्तों खगोलीय दूरदर्शक की जो लंबाई होगी वो क्या होगी। तो देखो सामान्य संयोजन के लिए जो खगोलीय दूरदर्शक की जो लंबाई हो जाएगी डियर स्टूडेंट वो FO + FE हो जाएगी। क्या हो जाएगी, FO + FE हो जाएगी, क्योंकि सामान्य संयोजन की खगोलीय दूरबीन की जो लंबाई होती है FO + FE होता है। ये आप लोग देखेगा तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन है भाई, क्षमता पूछेगा तो FO / FE हो जाएगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट, तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन प्राकाशिक तंतु में प्रयुक्त होता है। देखिए कौन है जो प्राकाशिक तंतु में प्रयुक्त होता है, बहुत ईजी है, बहुत इजी डियर स्टूडेंट। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है दोस्तों, इसमें प्रकाशिक तंतु में प्रयुक्त होता है। तो याद रखेगा ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर में कहा जा रहा है कि प्रिज्म द्वारा दोस्तों प्रकाश को 7 रंगों में तोड़ने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो बाण विक्षेपण कहते हैं। बाण का विक्षेपण 7 रंगों में हो जाता है, उसको हम लोग बाण विक्षेपण कहते हैं। यानी कि दोस्तों आप लोग प्रिज्म देखोगे इस प्रकार से प्रिज्म रहता है, ठीक ना दोस्तों, इस पर प्रकाश पड़ता है तो ये दोस्तों 7 रंगों में इस प्रकार से टूट जाता है। दोस्तों आपको पता होगा इस प्रकार से टूटने की घटना को बाण विक्षेपण कहते हैं। देखिए आकाश का जो रंग होता है वो नीला दिखाई देता है। ऐसा क्या कारण है कि नीला दिखाई देता है।
देखिए इजी क्वेश्चन है। आकाश का रंग नीला दिखने का कारण प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है दोस्तों, उसके कारण आकाश का रंग जो होता है नीला दिखाई देता है। देखिए दृश्य प्रकाश के लिए रंग किसका कारण है? दृश्य जो प्रकाश होता है, प्रकाश के रंग का जो कारण होता है दृश्य प्रकाश, जो विजिबल लाइट होता है उसका दोस्तों रीजन क्या, उस कलर का रीजन क्या है? चलिए देखो वेवलेंथ या तो दोस्तों आवृत्ति, वेवलेंथ या तो आवृत्ति, कोई ऑप्शन में देखेगा, कोई एक को लगाना है। ज्यादा अगर दोस्तों तरंगदैर्घ्य मिलेगा पहले तो तरंगदैर्घ्य को लगाना है, यानी कि जो दृश्य प्रकाश होता है उसका रंग का जो कारण होता है वेवलेंथ होता है। इट्स वेवलेंथ तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए कहा जा रहा है कि सूर्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है? चलिए डियर स्टूडेंट बहुत इजी है। देखो सूर्य प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम होता है सतत स्पेक्ट्रम होता है। कैसा सर जी? यानी कि जो सूर्य प्रकाश होता है उसका जो स्पेक्ट्रम होता है वो आपका सतत होता है। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएंगे। सभी विद्यार्थी लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए डियर स्टूडेंट, और पीडीएफ के लिए यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट जरूर कीजिए क्योंकि आपको टॉपर हमें बनाना है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, क्या बनाना है? टॉपर। चलिए कहा जरा कि जब किसी वास्तु को हम देखते हैं तो रेटिना पर जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? जब किसी हम वास्तु को देखते हैं तो रेटिना पर जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है दोस्तों वो कैसा होता है? तो देखो जो हम वास्तु को देखते हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक। वास्तविक और उल्टा इसको कहेंगे। वास्तविक तो बनता है, साथ में उल्टा भी बन जाता है। यानी कि जो मानव आंख का जो रेटिना कुछ इस प्रकार से होता है डियर स्टूडेंट, उसमें जो होता है उसमें जो आंख पर जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, जो उसका जो इमेज बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट? कैसा सर जी? वास्तविक और उल्टा। याद रखना बहुत बार एग्जाम में पूछा है, रियल एंड रिवर्स बनता है, रियल एंड रिवर्स। चलिए यहां से देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने पर उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो देखो यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाएंगे तो उसकी दोस्तों आवर्धन क्षमता हो जाएगी वो इंक्रीज कर जाएगी। क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। तो यहां से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है जब यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई को दोस्तों बढ़ाई जाती है। ठीक ना डियर स्टूडेंट? तो याद रखिएगा ए नंबर। देखिए यहां से 23 नंबर में कहा जा रहा है कि उत्तल लेंस के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष को हटाया जाता है? यानी कि जो उत्तल लेंस होता है उसके द्वारा हमको पता है कि दूर दृष्टि दोष के लिए यूज करते हैं। दूर दृष्टि दोष का मतलब है दोस्तों बी नंबर याद रखिएगा। देखो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का, इसके लिए दोस्तों किसका? तो बाइफोकल का। इसके लिए दोस्तों इसका क्या बोलते हैं? आस्टिमिज्म के लिए इसका यूज किया जाता है। तो याद रखिएगा उत्तल लेंस के लिए पूछा तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखो बर्फ का दोस्तों जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है? देखो जल का 1.33 होता है, बर्फ का 1.31 होता है। तो यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो बर्फ का जो अपवर्तनांक होता है निरपेक्ष अपना जो एब्सोल्यूट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.31 होता है। तो याद रखना बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएंगे। देखो दो उत्तल लेंस को परस्पर समतुल्य, देखिए दो उत्तल लेंस को दोस्तों परस्पर संपर्क में रखेंगे जो उसका समतुल्य लेंस बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा डियर स्टूडेंट? बताइए इसका जो उसका समतुल्य लेंस बनेगा किस प्रकार का बनेगा? बहुत अच्छा। देखिए दो उत्तल लेंस को परस्पर संपर्क में रखते हैं तो उत्तल लेंस बनता है। तो इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उत्तल लेंस बनेगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि दो उत्तल लेंस को परस्पर एक दूसरे के संपर्क में रखते हैं दोस्तों, कनेक्ट करके रखते हैं एक दूसरे के प्रति दोस्तों, तो याद रखना उत्तल लेंस ही बनता है। देखिए यहां से एक क्वेश्चन देखेगा तो कहा जाए कि दो समानांतर दर्पण, ठीक ना डियर स्टूडेंट, के बीच रखी, देखो बीच में रखी हुई वास्तु, तो वास्तु का जो प्रतिबिंब की जो संख्या हो जाएगी वो दोस्तों इन्फिनिटिव होगी, है कि ना? हाँ, क्योंकि देखो दो समानांतर दोस्तों दर्पण होगा तो उसमें दोस्तों जो वास्तु के बीच का जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत बनेगा। क्यों? तो दोनों दोस्तों समानांतर है, पैरेलल है। जब पैरेलल रहता है, जब पैरेलल मिरर रहता है दोस्तों तो अनंत बनता है। तो याद रखना डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए ये कहा जा रहा है कि किसी गोलीय दर्पण का पास आवर्धन एम है तो अनुदैर्ध्य आवर्धन जो होता है दोस्तों कितना घात होता है? हाँ देखो जब पास आवर्धन दोस्तों एम होगा तो अनुदैर्ध्य जो आवर्धन होगा एम स्क्वायर होगा। तो यहां से देखेगा तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। एकदम सभी क्वेश्चन को आपको याद करके जाना, एग्जाम में एकदम धमाल करके आना, कमाल तो आप लोग कर ही दीजिएगा क्योंकि इतना मेहनत आप लोग कर रहे हो। चलिए
देखो मानव नेत्र की जो विभेदन क्षमता होती है वो दोस्तों 1 मिनट की होती है, लेकिन आपसे यहाँ पर दिया गया सेकंड में, तो ये गलती मत करना 1 सेकंड लगा देना। आपको ये सोचना कि 1 मिनट में कितना सेकंड है, तो सर जी 60 सेकंड। तो मिनट में भले नहीं दिया गया लेकिन सेकंड में दिया गया है ना जी, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि मानव नेत्र की जो विभेदन क्षमता हो जाएगी वो 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट की होती है। अगर मिनट में पूछेगा तो 1 मिनट, सेकंड में पूछेगा तो 60 सेकंड। तो याद रखेगा बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पीडीएफ के लिए इस नंबर पर आप लोग को कांटेक्ट करना 9142529134, इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। चलिए यहाँ से देखिएगा तो कहा जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक अधिक होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द विल बी हैव द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हाईएस्ट होता है। बहुत अच्छा। देखो हीरा जो होता है दोस्तों 2.42 होता है, ये आप लोग कई बार पढ़े होंगे। हीरा का जो अपवर्तनांक होता है सबसे अधिक होता है, हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हीरा का होता है। तो याद रखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी नंबर राइट हो जाएगा। देखो हीरा का क्रांति कौन होता है, एक जल का क्रांति कौन होता है। दोनों क्वेश्चन क्या सर जी, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। रात के एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। हीरा का पूछेगा तो याद रखिएगा हीरा का जो अपवर्तन है दोस्तों क्रांति कौन होता है, क्रिटिकल एंगल 24.41 होता है। क्या होता है 24.41 डिग्री होता है हीरा का दोस्तों क्रिटिकल एंगल। अगर जल का पूछेगा तो 48.75 हो जाएगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट। हरा देखिए हीरा के लिए पूछेगा तो आपको 24 से याद रखना है, जल के लिए पूछेगा तो 48 से याद रखना। दोनों क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलो जल का क्रिटिकल एंगल, वाटर का दोस्तों क्रिटिकल एंगल क्या होगा, अभी आप लोग को बताएं 48.75 होगा कि नहीं डियर स्टूडेंट। बिल्कुल, क्योंकि जल के लिए आपको पता 48.75 होता है दोस्तों क्रिटिकल एंगल। यानी कि दोस्तों वाटर के लिए जो क्रिटिकल एंगल होता है 48.75 होता है। अगर वहीं आपसे पूछेगा दोस्तों किसका हाँ हीरा का पूछेगा तो कितना, हाँ चलिए बहुत अच्छा 24.41 याद रखेगा हीरा के लिए। बहुत ईजी क्वेश्चन था। देखो पातले प्रिज्म के द्वारा न्यूनतम विचलन कोण के लिए आप लोग को एक ट्रिक दूंगा, -1 याद रखो कि क्यों सर जी -1 हमको क्यों याद रखना है। देखो -1 याद रखोगे तो 100% आपका दोस्तों सॉल्व हो जाएगा। देख लो -1 कहाँ दिया गया है, देखो एक ऑप्शन सिर्फ माइनस दिख रहा है। यानी कि पातले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण जो होता है दोस्तों μ-1 होता है इंटू ए होता है, क्योंकि ए हमेशा बाहर ही होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, म्यू अंदर होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो याद रखिएगा सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रकाश के अपवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी राशि नहीं बदलती। जाहिर सी बात है आवृत्ति जो होगा फ्रीक्वेंसी वो नहीं बदलेगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट, आवृत्ति अचर रहती है यानी कि अनचेंज रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। बहुत अच्छा। प्रकाश के परिवर्तन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वांटिटी डोज द चेंज इन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो याद रखिएगा आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से एकदम भौकाल मचाना है। देखो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होता है। देखो सरल जो सूक्ष्मदर्शी होता है दोस्तों उसके लिए जो आवर्धन क्षमता होता है वो क्या होता है, हाँ बहुत अच्छा 1+d/f होता है। क्या होता है 1+d/f होता है। तो यहाँ से देखिएगा तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ए नंबर में दिया गया। ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछता है सिद्ध करने के लिए। तो ये सब करवाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। चलो यहाँ से कहा जा रहा है कि खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। देखो जो खगोलीय दूरदर्शी होता है उसके लिए कौन दोस्तों सही है। तो देखो खगोलीय दूरदर्शी जो होता है इसमें दोस्तों F0 जो होता है दोस्तों ग्रेटर देन Fe के होता है। यानी कि F0 का जो मान होता है Fe के दोस्तों बड़ा होता है। तो यहाँ से देखिएगा तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगर यहाँ संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पूछेगा तो बराबर कर दीजिएगा। ठीक ना डियर, खगोलीय दूरदर्शी में थोड़ा बड़ा होता है इसीलिए ऐसा होता है। देखो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पूछा तो इसमें F बराबर F हो जाएगा, क्योंकि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में बराबर होता है। क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ से सी नंबर ऑप्शन याद रखिए। चलिए यहाँ से 37 नंबर में कहा जा रहा है कि छिन्नता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सही है। देखिए छिन्नता को जो मापने वाला दोस्तों जो डेसिमल होता है वो कौन होता है। तो देखो छिन्नता को जो मापेगा दोस्तों उसको हम लोग डेसिबल कहेंगे। क्या कहेंगे सर जी, डेसिबल कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में आपको देख पा रहा होगा डियर, छिन्नता को जो मापने वाला जो मात्रक होता है वो डेसिबल होता है। तो यहाँ से ए नंबर में आपको दिख रहा है। चलिए
यहाँ से कहा जा रहा है कि स्वस्थ व्यक्ति की आंख की लेंस की फोकस दूरी कितना होता है, तो याद रखिए दोस्तों 2 सेंटीमीटर होता है, क्योंकि देखो ये आप लोग पढ़े होंगे लेंस की दोस्तों जो होता है न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी अनंत। लेकिन यहाँ पर आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछा है, यहाँ से आंख का जो दोस्तों होता है आंख स्वस्थ व्यक्ति का उसका जो फोकस दूरी पूछा है उसका फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर होता है। हम जानते हैं क्योंकि ऑफलाइन में भी 25 सेंटीमीटर बतलाया गया आप लोगों को, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। लेकिन आपको बच के रहना है, सचेत रहना है, क्योंकि देखिए यहाँ से लेंस का फोकस दूरी पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि आंख की न्यूनतम दूरी कितना होता है। आंख का न्यूनतम दूरी तो दोस्तों आपको पता है 2 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना डियर, 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन फोकस दूरी पूछेगा तो 2 सेंटीमीटर। चलिए देखिए दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है सामान्य संयोजन के लिए जो खगोलीय दूरदर्शी की जो लंबाई होती है दोस्तों वो FO प्लस FE होता है। तो यहाँ से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाण विक्षेपण बराबर क्या होता है। देखिए जो बाण विक्षेपण होता है दोस्तों वो क्या होता है, याद है क्या म्यू भी जो होता है दोस्तों म्यू आर ये इंटू ए होता है। यह क्या होता है बाण विक्षेपण होता है, म्यू आर माइनस से क्या होता है म्यू वी माइनस म्यू आर होता है। ये आप लोग याद है बाण विक्षेपण के लिए सही और एग्जाम में बहुत बार पूछा डियर स्टूडेंट से, तो इसको आप लोग को बिल्कुल भूलना नहीं है, म्यू वी माइनस यू आर यानी कि दोस्तों जो होता है यहाँ पर ये दोस्तों क्या है आप लोग का बैगनी और यहाँ पर रेड है इंटू ए है दोस्तों, ये बाण विक्षेपण के लिए होता है। इसका व्यंजक वगैरह सब प्राप्त करूंगा, तो आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए प्रकाश का वेग महत्तम होता है डियर स्टूडेंट, जो प्रकाश का वेग होता है महत्तम कहाँ होता है, तो निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है दोस्तों वो महत्तम होता है। तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश का वेग जो महत्तम होता है वो निर्वात में होता है। चलिए यहाँ से कहा जाए कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को दूर किया जाता है। देखो जो निकट दृष्टि दोष होता है दोस्तों उसके लिए किसका यूज किया जाता है, तो देखो निकट दृष्टि दोष जिसको भी होगा उसके लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। अगर दूर दृष्टि दोष होगा तो उसके लिए उत्तल लेंस का, तो याद रखेगा अवतल लेंस यहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि निकट दृष्टि दोष के लिए व्यवहार किया जाता है तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और साथ में लाइक भी कीजिए। चलिए यहाँ से 43 नंबर में कहा जा रहा है कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने पर उसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी। तो देखो नली की लंबाई बढ़ाएंगे तो उसकी जो आवर्धन क्षमता होगी चलिए बिल्कुल बढ़ जाती है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने पर उसकी आवर्धन क्षमता बढ़ती है। चलिए यहाँ से कहा जाएगा प्रकाशिक पथ बराबर क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए जो प्रकाशिक जो पथ होता है वो क्या होता है, तो अपवर्तनांक गुना पथ लंबाई होता है। क्या होता है अपवर्तनांक गुना पथ लंबाई होता है डियर स्टूडेंट। चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा अपवर्तनांक गुना पथ लंबाई। ए नंबर इसका ऑप्शन हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। इसी प्रकार से एकदम भौकाल मचाना है। चलिए वास्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस दर्पण से प्राप्त होता है। वास्तु से छोटा और आभासी जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है डियर स्टूडेंट किस दर्पण से प्राप्त होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो याद रखिएगा उत्तल लेंस से प्राप्त होता है, उत्तल दर्पण से प्राप्त होता है। वास्तु से छोटा यानी दोस्तों छोटा और काल्पनिक जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो उत्तल दर्पण से प्राप्त होगा। काफी इजी क्वेश्चन है तो इसको आप लोग बिल्कुल कर लीजिए। चलिए तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ने से अपवर्तनांक का मान दोस्तों डिक्रीज करता है, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ने से अपवर्तनांक का मान होगा वो डिक्रीज करेगा। चलिए देखिए यहाँ से कहा जाए 47 नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, वास्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। देखिए वास्तु से बड़ा और जो आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है दोस्तों किससे प्राप्त होता है, तो अवतल दर्पण से प्राप्त होता है। यानी कि वास्तु से बड़ा और आभासी जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो अवतल दर्पण से प्राप्त होता है। किससे अवतल दर्पण से। आभासी और बड़ा, अगर आभासी और छोटा पूछेगा तो उत्तल से याद रखना, लेकिन बड़ा पूछा है और आभासी पूछा तो बे नंबर इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलिए देखिए यहाँ से कहा जा रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं। तो देखिए ऑप्टिकल फाइबर जो होता है दोस्तों उसके केंद्रीय भाग को हम लोग क्या कहते हैं। चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट क्रोड कहते हैं, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर के केंद्रीय भाग को हम लोग क्रोड कहते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, कहाँ पर दिया गया क्रोड, तो ऑप्शन नंबर बी में।
चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश किरण मुड़ जाते थे, इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे? तो इस घटना को हम लोग अपवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट? अपवर्तन। क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो जाता है तो उससे प्रकाश और मुड़ जाता है, मुड़ करके वापस नहीं लौट रहा है, मुड़ जाता है, तो इसको हम लोग अपवर्तन कहेंगे। चलिए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तभी संभव है दोस्तों जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से दोस्तों बड़ा होता है। यानी कि दोस्तों जो पूर्ण आंतरिक जो परिवर्तन होता है दोस्तों, चलिए ये तभी संभव होता है जब आप लोग का दोस्तों पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का मान आपतन कोण के मान से क्या होता है? अधिक होता है, बड़ा होता है। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है 51 नंबर क्वेश्चन में, जब प्रकाश कांच में प्रवेश करता है तो इसका वेवलेंथ क्या होता है? तो देखिए जब प्रकाश कांच में प्रवेश करता है तो इसका वेवलेंथ जो होता है दोस्तों वो घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। तो याद रखिएगा बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब प्रकाश कांच में प्रवेश करता है तो इसका जो वेवलेंथ होता है वो दोस्तों डिक्रीज करता है। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए वायु में दोस्तों किसके परिवर्तन के कारण दोस्तों तारे टिमटिमाते हैं? वायु में किसके परिवर्तन के कारण दोस्तों तारे टिमटिमाते हैं? बताइए। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है। वायुमंडल जो वायुमंडल होता है दोस्तों, इसमें किसके परिवर्तन के कारण दोस्तों तारे टिमटिमाते हैं? चलिए बहुत अच्छा। अपवर्तनांक जो होता है दोस्तों उसके कारण जो होता है वायुमंडल जो होता है दोस्तों उसके कारण तारे टिमटिमाते हैं। क्योंकि अपवर्तनांक में पता है आप लोग को लाल रंग का अपवर्तनांक जो होता है वो दोस्तों सबसे कम होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, और बैंगनी का सबसे अधिक। देखो ऑप्टिकल फाइबर क्या, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ट्रांसमिशन गाइड है, साथ में एक वेव गाइड भी है। तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोनों ऑप्शन सही है, यानी कि ट्रांसमिशन लाइन भी है और एक वेव गाइड भी है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए ऑप्शन नंबर सी। देखो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाए, यहाँ से समझो मैट्रिक में भी आप लोग पढ़े हो बहुत। देखो उत्तल दर्पण का जो प्रयोग किया जाता है अपसारी के रूप में किया जाता है। क्या सर जी? अपसारी के रूप में, ठीक ना डियर स्टूडेंट। वहीं अगर आपसे पूछेगा उत्तल लेंस तो आप लोग लगाना अभिसारी। उत्तल लेंस के लिए अभिसारी, लेकिन दर्पण के लिए अपसारी, उत्तल के लिए। तो याद रखना ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन था। चलिए अपवर्तनांक, देखिए अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कंडीशन सही है? देखो अपवर्तनांक जो होता है दोस्तों किसी माध्यम में अपवर्तनांक और किसी माध्यम में वर्तनांक और अनुपात को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। तो यहाँ से ये दोनों कांस्टेंट ही होता है, तो इसका कोई मात्रक बीमा नहीं होता है। लेकिन ये आप लोग फार्मूला याद रखिएगा, जो म्यू एम बराबर जो होता है C/CM होता है डियर स्टूडेंट। यहीं आपका दोस्तों अपवर्तनांक बराबर होता है होगा। आप लोग पढ़ते होंगे तो शायद पता होगा, काफी इजी क्वेश्चन है। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर। बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है? देखो बर्फ का अपवर्तनांक पूछा, बर्फ। चलिए 1.13 होता है। बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए कांच का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? 22 में पूछा था लगता है, ठीक ना टेस्ट। कांच का अपवर्तनांक जो लगभग होता है दोस्तों 42 डिग्री लगभग होता है। इससे तो 41 होता है, लेकिन लगभग में 42 डिग्री याद रखिएगा। क्योंकि कांच का जो अपवर्तनांक होता है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रोक्सी जो होता है दोस्तों वो कितना होता है? हाँ 42 डिग्री। देखिए यहाँ से कहा जा रहा है दोस्तों कि कांच, देखिए पानी में हवा का द्वितल बुलबुला, पानी जो होता है दोस्तों जल, मान लीजिए इसमें जल है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, में इसमें जल है तो इसमें क्या होगा? देखिए पानी में हवा का बुलबुला होता है दोस्तों जो द्वितल होता है, द्विउत्तल यानी कि दो उत्तल होता है, किस प्रकार व्यवहार करता है इसमें? चलिए बताइए। चलिए बहुत अच्छा। देखो अपसारी की तरह, क्यों सर जी अपसारी की तरह? तो देखो अभी मैंने बोला अवतल उत्तल जो होता है दोस्तों उत्तल, उसके लिए अपसारी यूज करेंगे, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। किसका आपका यूज करेंगे? अपसारी। अपसारी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, विपरीत हो गया। चलिए 60 नंबर में कहा जा रहा है कि जब प्रश्वेत प्रकाश किरण दोस्तों लेंस में प्रवेश करते तो निम्नलिखित में से किस में परिवर्तन होता है? जब श्वेत प्रकाश यानी कि जो 7 रंग का जो प्रकाश होता है दोस्तों बर्न विक्षेपण जैसे कहते हैं, श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों से मिलकर बनता है, किस लेंस में प्रवेश करती है तो किस माध्यम में परिवर्तन होता है? किस में दोस्तों परिवर्तन होता है? किस में? तो याद है क्या? वेवलेंथ जो होता है दोस्तों किसमें? हाँ वेवलेंथ और जो वेलोसिटी होता है दोस्तों इसमें परिवर्तन होता है।
यानी कि जब श्वेत प्रकाश दोस्तों किसी का लेंस में प्रवेश करता है तो उसका जो वेलोसिटी और वेवलेंथ जो होता है उसमें दोस्तों परिवर्तन होता है, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, पानी के अंदर जो हवा का बुलबुला होता है वो किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? जो पानी के अंदर जो हवा का बुलबुला होता है दोस्तों वो किस प्रकार व्यवहार करता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, अवतल लेंस की व्यवहार दोस्तों करता है अवतल लेंस की तरह। क्या सर जी? अवतल लेंस की तरह। तो यहाँ से याद रखिएगा पानी का जो बुलबुला होता है किस प्रकार भांति व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर 62 नंबर देखिएगा। कहा जा रहा है कि आवेशारी लेंस को पानी में डुबाने पर उसकी क्षमता क्या होगी? तो देखो, आवेशारी लेंस को पानी में डुबाने पर उसकी क्षमता जो होती है दोस्तों वो घट जाती है, क्योंकि आवेशारी लेंस की बात किया दोस्तों, इसको पानी में डुबाएंगे तो उसकी आवर्धन क्षमता हो जाएगी वो घट जाएगी। क्या हो जाएगी? देखिए, इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। देखिए, यहाँ से देखिएगा 63 नंबर क्वेश्चन तक कहा जा रहा है कि किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए जो आवर्धन क्षमता की जो लंबाई होती है दोस्तों, आवर्धन क्षमता की जो नली की लंबाई होती है वो क्या होती है? तो देखो, जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है वो दोस्तों आवर्धन क्षमता के समानुपाती होता है, बढ़ाने पर सीधे रूप से बढ़ जाती है। तो याद रखिएगा डी नंबर हो जाएगा। जब माइक्रोस्कोप के नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो उसकी आवर्धन क्षमता बढ़ जाती है घट जाती है? लगाइए। हाँ, बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट। यानी कि जब माइक्रोस्कोप के नली की लंबाई बढ़ाएंगे तो जो उसकी आवर्धन क्षमता जो हो जाएगी डियर स्टूडेंट वो क्या हो जाएगी? मैग्नीफाइंग पावर, तो याद रखना वो भी बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। देखिए, परावर्तक दूरबीन का आवश्यक दर्पण होता है, इनके जो परावर्तक दूरबीन होता है उसमें जो अभिदेशक जो होता है वो किस दर्पण का होता है? तो याद है क्या? वो अवतल दर्पण का होता है। जो परावर्तक दूरबीन होता है वो किस प्रकार का होता है? अवतल दर्पण का होता है। चलिए, खगोलीय दूरदर्शी में जो अंतिम जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? जो खगोलीय दूरदर्शी होता है दोस्तों उसमें जो अंतिम प्रतिबिंब होता है दोस्तों, जो अंतिम जो उसको लास्ट इमेज कह सकते हैं, जो अंतिम इमेज होता है उस वो क्या होता है? तो देखो, सरल के लिए काल्पनिक और सीधा होता है, लेकिन खगोलीय के लिए काल्पनिक और उल्टा हो जाता है। यानी कि दोस्तों इसमें क्या होता है? रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, काल्पनिक और उल्टा होता है। चलिए, बाण विपतन का दोष नहीं पाया जाता है। देखिए, बाण जो विपतन होता है दोस्तों उसका दोष नहीं पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता है? तो परावर्तक दूरबीन जो होता है दोस्तों उसमें नहीं होता है दोस्तों बाण विपतन का दोष। ठीक ना डियर स्टूडेंट? तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, विभिन्न तलों में दोस्तों कौनिया जो वक्ता त्रिज्या से दृष्टि होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट? तो इसको हम लोग अबिंदुकता कहेंगे। क्या कहेंगे? अबिंदुकता कहेंगे। यानी कि दोस्तों विभिन्न तलों में कौनिया के वक्ता त्रिज्या में जो दृष्टि होता है दोस्तों उसको हम लोग अबिंदुकता कहते हैं। क्या कहते हैं? कौनिया के जो वक्ता त्रिज्या में जो दृष्टि होगा उसी को अबिंदुकता कहेंगे। चलिए, इसके लिए दोस्तों बेलनाकार लेंस का यूज किया जाता है अबिंदुकता के लिए। चलिए, यहाँ से कहा जा रहा है दोस्तों कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को, देखो निकट यानी कि दूर की वस्तु से नहीं दिखाई देता होगा, तो दोस्तों इसको दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगा उसको हम लोग निकट दृष्टि दोष कहेंगे, क्योंकि नाम से विपरीत चलता है। तो देखिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों कि बाइफोकल लेंस का व्यवहार किस दोष को दूर करने के लिए किया जाता है? बाइफोकल लेंस का जो व्यवहार किया जाता है दोस्तों वह भी आपको बताएं किसके लिए? हाँ, बहुत इजी है। बाइफोकल दोस्तों इसके लिए जरा दृष्टि दोष है, और अबिंदुकता के लिए दोस्तों बेलनाकार। तो यहाँ से देखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के रंग का कान क्या है? देखिए, प्रकाश का जो रंग होता है दोस्तों उसका कान वेवलेंथ होता है, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रकाश का जो रंग होता है दोस्तों उसका कारण जो होता है वो वेवलेंथ होता है। कौन होता है? ऐसे आवृत्ति भी आपका होता है डियर स्टूडेंट, राइट आंसर, लेकिन यहाँ पर आप लोग वेवलेंथ भी लगा सकते हैं। चलिए, यहाँ पर देखिए इंद्रधनुष। चलिए, बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट। यानी देखिए इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है किस कारण से होता है? इंद्रधनुष होता है दोस्तों उसका जो निर्माण होता है वो बाण विक्षेपण के कारण होता है। इंद्रधनुष जो होता है दोस्तों 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। उसका जो कार्य होता है दोस्तों, जो बाण विक्षेपण होता है ना, जैसे कि देखिए वर्षा का मौसम भी है तो उसमें क्या देखिएगा दोस्तों वो 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा, क्योंकि वो इंद्रधनुष जो होता है दोस्तों उसमें श्वेत प्रकाश होता है, उसको 7 रंगों की ग्रहण करने की क्षमता। जो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों से बना होता है, इसीलिए दोस्तों वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। उसको इंद्रधनुष का निर्माण बाण विक्षेपण के कारण होता है।
देखिए माध्यम द्वारा दोस्तों श्वेत प्रकाश का बाण विक्षेपण तभी संभव है जब माध्यम होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो कोई पारदर्शी माध्यम होगा तभी संभव होगा, तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। कांच का अपवर्तनांक किसके लिए अधिक होता है? कांच का अपवर्तनांक किसके लिए अधिक होता है डियर स्टूडेंट? बहुत अच्छा, कांच का अपवर्तनांक, इसका आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। 74 क्वेश्चन का मुझे उम्मीद आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए पार्थिव दूरदर्शी के लिए जो बना अंतिम प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? तो काल्पनिक एवं वास्तु की अपेक्षा सीधा होता है। कैसा? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, यानी कि काल्पनिक एवं वास्तु की अपेक्षा सीधा होता है। चलिए यहां से देखिएगा तो कहा जा रहा है कि एक प्रिज्म से कितने दोस्तों गुजरने वाला जो श्वेत प्रकाश का जो न्यूनतम विचलन अवयव होगा वो क्या होगा? चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, ये लाल होता है। किस प्रकार का होता है? लाल होता है, यानी कि दोस्तों जो श्वेत प्रकाश होता है दोस्तों न्यूनतम विचलित होता है वो लाल होता है। अगर सबसे अधिक पूछेगा तो बैगनी होता है, तो याद रखना ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कांच से हवा में प्रवेश करते समय जो क्रांति कोण जो न्यूनतम होगा दोस्तों किसके लिए होगा? तो देखो बैगनी रंग के लिए न्यूनतम होता है। किसके लिए? चलिए बैगनी रंग के लिए, तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखो 2 नंबर में करवाएं, प्राथमिक ईंधन दोस्तों तब बनता है जब सूर्य प्रकाश की दोस्तों वर्षा की जो बूंदे होती है, वर्षा के बूंदे 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन को झेलती है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रेटिना पर दोस्तों बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? रेटिना पर जो बनने वाला दोस्तों जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा? तो वास्तविक और उल्टा होता है, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। चलिए इस इक्वेशन था दोस्तों, क्योंकि वास्तविक बनता है लेकिन उल्टा बनता है, रियल एंड रिवर्स बनता है। देखो म्यू1 का म्यू2 के सापेक्ष दोस्तों क्या होगा? तो देखो ऐसा जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपका दिया रहेगा डियर स्टूडेंट पहले तो म्यू2 लिखागा फिर म्यू1 लिखागा, क्योंकि म्यू1 का म्यू2 के सापेक्ष पूछा तो म्यू2 पहले होता है फिर म्यू1 होता है। तो यहाँ से देखें म्यू2 पहले, तो ऑप्शन ए इजी क्वेश्चन था। देखिए ये तो हर साल एग्जाम लगातार पूछा जा रहा है। आई जो दोस्तों भाई तो कर्म समानुपाती तो 1/λ के घात 4 के समानुपाती होता है, क्योंकि दोस्तों जो प्रकीर्णित जो प्रकाश होता है तीव्रता जो संघर्ष होता है वो लैम्डा के घात के चौथे घात के समानुपाती होता है। क्यों? तो देखो जो सूर्य प्रकाश होता है दोस्तों सूर्यास्त के समय रक्तताप दिखता है और दोस्तों सूर्योदय के समय भी रक्तताप दिखता है और नीला प्रतीत होता है। ये सब इसी के कारण होता है दोस्तों, क्योंकि लैम्डा के 4 घात के बहुत का समानुपाती होता है 1/λ के 4 घात के। देखो संपर्कित जो लेंस होता है दोस्तों P1 + P2 होता है, ये शायद आप लोग जानते होंगे, काफी इजी है, प्रूफ भी आपको करवाएंगे क्योंकि दोस्तों 5 नंबर में 2 बार पूछ दिया बिहार बोर्ड में। चलिए इसी प्रकार का मतलब संपर्कित लेंस है। समान आंख के लिए आसपास दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अगर दोस्तों अधिकतम पूछेगा तो अनंत याद रखेगा। चलिए देखो अधिकतम पूछ दिया तो अनंत याद रखिए, क्योंकि अधिकतम जो होता है अनंत के लिए होता है, तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एकदम इजी है। देखो बेलनाकार लेंस जो प्रयोग किया जाता है वो अबिंदुकता के लिए किया जाता है, निकट के लिए अवतल, दूर के लिए दोस्तों उत्तल और जरा के लिए बाइफोकल। तो याद रखना सी नंबर इज द राइट आंसर। देखिए जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो फ्रेंस की जो चौड़ाई होती है वो क्या होती है? जब प्रकाश और स्रोत के बीच पर्दे की दूरी बढ़ा दी जाती है तो उसकी जो दोस्तों फ्रेंस की चौड़ाई होती है वो बढ़ जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं। तो इसका ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किसी प्रिज्म का दोस्तों बाण विक्षेपण क्षमता जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है? तो किसी प्रिज्म का दोस्तों बाण विक्षेपण जो होता है प्रिज्म के पदार्थ के प्रकृति पर डिपेंड करता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरते हैं तो किस रंग के लिए दोस्तों विचलन कोण का मान सबसे अधिक होता है? जो विचलन होता है दोस्तों किसके लिए अधिक होता है? तो बैगनी के लिए सबसे अधिक होता है। सबसे विचलन कम किसका होता है? तो लाल के लिए। ये सब इजी क्वेश्चन है। चलिए किसी प्रकाश के दोस्तों यदि किसी प्रकाश में 2 माध्यम है दोस्तों जिसमें λ/λ2 है, तो स्नेल का जो नियम होता है दोस्तों sin I/sin R होता है, लेकिन लेमडा देगा तो λ/λ2 हो जाएंगे, ठीक ना डियर स्टूडेंट। λ1/λ2 हो जाएंगे, ठीक ना डियर स्टूडेंट। बहुत इजी क्वेश्चन है तो इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। λ1/λ2 दोनों ऑप्शन में दिया गया तो दोनों ऑप्शन याद रखिए। चलिए
एक दोस्तों उत्तल लेंस का ऊपरी भाग दोस्तों आधा काला कर दिया जाता है, तो जाहिर सी बात है प्रतिबिंब दोस्तों कैसा होगा। तो इसकी जो तीव्रता होगी दोस्तों तेजी से घटे, क्योंकि यह सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है बिहार बोर्ड के, इसीलिए कवर कर रहे हैं। क्योंकि उत्तल लेंस का ऊपरी भाग जो होता है दोस्तों काला कर देता है, तो इसकी तीव्रता दोस्तों तीव्रता से डिक्रीज करेगी दोस्तों क्या, तो इंटेंसिटी। चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि फोकस दूरी एफ हो तो दो लेंस से समान प्रधान अक्ष पर रखा जाए तो उसकी समतुल्य लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो क्या हो जाएगी। चलिए बहुत अच्छा 2f हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2f यानी कि दोगुनी हो जाती है। देखो बाण विक्षेपण की जो क्षमता होती है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही होता है। तो दोस्तों जो म्यू वी जो होता है दोस्तों म्यू वी माइनस म्यू आर जो होता है दोस्तों, जो पीला म्यू वी माइनस वन होता है, इसके अनुपात के दोस्तों हम लोग दोस्तों बाण विक्षेपण कहेंगे। ये प्रूफ भी आपको करवाना होता है डियर स्टूडेंट, ये सूत्र आपको मिलेगा। इसके लिए एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 नंबर में आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन बैंक उठा करके, तो ये सब आप लोग को सॉल्यूशन की जगह, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए औसत रंग पीला रंग को कहा जाता है, ठीक ना दोस्तों। अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। तो म्यूज होता है दोस्तों म्यू आर प्लस म्यू भी जो होता है दोस्तों बाटा में 2 होता है, क्योंकि ये औसत रंग पीला के लिए हो गया। ये सब कैसे निकालता है ये सब आपको डिटेल्स में बताए जाएंगे डिस्ट्रो। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पीडीएफ के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। ऑप्टिकल फाइबर का सिद्धांत होता है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर, तो डी नंबर इज द राइट। चलिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात क्या है। चलिए काल्पनिक और उल्टा बनता है। काल्पनिक और देखो अभी दृश्य का द्वारा नहीं पूछा कि वो आप लोग लगा दीजिएगा, ठीक ना डिस्ट्रो। ये काल्पनिक और उल्टा बंद है, क्योंकि दोस्तों खाली आपसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पूछा है। अवतल दर्पण दोस्तों बन सकता है, तो आभासी वास्तविक ये सब कुछ बन सकता है अवतल दर्पण के द्वारा। देखो कांच के लिए किसका अपवर्तनांक अधिक होता है। कांच के लिए पूछा, कांच के लिए जो अपवर्तनांक होता है किसका सबसे अधिक होता है, कमेंट जरूर कीजिएगा। कांच का जो अपवर्तनांक सबसे अधिक जो होता है लाल या दोस्तों क्या हो जाएंगे, लाल तो 2 ऑप्शन में दिया गया, बहुत अच्छा लाल। देखो यहाँ से कहा जाए आपतित शिला में प्रवेश करता है तो रंग जो बाहर निकलेगा श्वेत प्रकाश को एक दोस्तों स्पंद हवा से, एक बंद हवा से दोस्तों एक स्लैब में प्रवेश किया जाएगा, तो अभिलंब से जो आपतित होता है वो कौन रंग होता है। हाँ नीला होता है, बहुत अच्छा, ए नंबर याद रखो। चलो सेकंड लास्ट क्वेश्चन। औसत रंग आपका पीला काला था, एवरेज कलर याद रखना एग्जाम में पूछा है। चलिए प्रकाश का जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तभी समय जब प्रकाश परिवर्तित होता है, अपवर्तित होता है। तो दोस्तों प्रकाश का परिवर्तन तभी संभव जो प्रकाश होता है तो जल से कांच में होता है, तब दोस्तों वो संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि जल से कांच इसका अपवर्तनांक दोनों का देखिए, जल से कांच जल का दोस्तों कितना होता है 1.33 होता है। चलो नोट्स आप लोग पूरा लेना चाहते हो तो इस नंबर पर दोस्तों व्हाट्सएप मैसेज जरूर कीजिएगा। चलो लास्ट तक बने रही हो। और फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है। यानी कि निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का दोस्तों व्यतिकरण होता है, तो वो आपका दोस्तों तीव्रता होता है। कौन होता है सर जी, तीव्रता। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि किसी भी भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण है तो वो आपका दोस्तों तीव्रता होता है, तो याद रखिएगा बी नंबर। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा है दोस्तों कि हीरा का दोस्तों ये अपवर्तनांक कितना होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, यानी कि डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है अपवर्तनांक होता है वो सबसे ज़्यादा 2.42 होता है, यानी कि 2.42 कहाँ पर दिया गया, तो यहाँ से देखिएगा 2.42 ऑप्शन सी में दिख जाएगा। चलिए बिल्कुल कमाल का क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आप लोगों को एकदम याद करते हुए चलना है। अगर पहले से आंसर पता हो तो कमेंट कीजिएगा, या तो लास्ट में बताइएगा कितना आंसर आपको पता है। चलिए यहाँ से दोस्तों कहा जा रहा है कि व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है। देखो व्यतिकरण फ्रिंज दोस्तों बीटा जो होता है वो क्या होता है, तो कैपिटल डी होता है, बाटा में स्मॉल डी होता है। कैपिटल डी लैम्डा, बाटा में स्मॉल डी। तो यहाँ से आप लोग देखेगा मेरे प्यारे साथियों, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम भौकाल क्वेश्चन है, लास्ट जॉब क्वेश्चन है। बेटा बराबर डी और दोस्तों लैम्डा और बाटा में स्मॉल डी, तो ऑप्शन नंबर ए याद रखेगा। काफ़ी कमाल का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। चलो प्रकाश का जो रंग होता है दोस्तों, द कलर ऑफ लाइट का जो रीजन होता है दोस्तों, प्रकाश के रंग का जो कारण होता है वो क्या होता है, कौन रीजन के कारण होता है।
प्रकाश के रंग का कारण दोस्तों जो है उसका आवृत्ति होता है। देखो कहीं पर तरंग दैर्घ्य भी देखोगे तो देखो आवृत्ति रहेगा दोस्तों, तो ऑप्शन में तो तरंग दैर्घ्य नहीं देगा। तो देखिए यहाँ पर आवृत्ति आप लोग देखेगा तो ए नंबर में दिख जाएगा। प्रकाश के रंग का कारण दोस्तों जो होता है वो आपका दोस्तों क्या होता है, आवृत्ति होता है। तो यहाँ से जो मेरे प्यारे साथी ऑप्शन नंबर ए लगाए उनका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो किसी बिंदुवत परिमित से दोस्तों दूरी पर तरंगाग्र क्या होता है। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर जो तरंगाग्र होता है दोस्तों वो गोलाकार होता है। कैसा होता है सर जी, गोलाकार होता है। यानी कि किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर जो तरंगाग्र होता है वो कैसा होता है, गोलाकार होता है। तो आपको याद रखना है ए नंबर हो जाएगा। किसी भी परिमित दूरी पर पूछेगा मेरे प्यारे साथ तो गोलाकार हुआ। अगर यहाँ पर आपसे अपरिमित दूरी पूछेगा तो समतल हो जाएगा। याद रखेगा यहाँ पर परिमित दूरी पूछा है इसलिए आपका बेलनाकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ से कहा जा रहा है कि सूर्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है। चलिए यहाँ से कहा जाए दोस्तों सूर्य प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम होता है वो आपका सतत होता है। कैसा होता है, सूर्य प्रकाश होता है दोस्तों उसका जो स्पेक्ट्रम होता है वो कैसा होता है, सतत होता है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट याद रखिएगा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रकाश के में देखो मृगमरीचिका का दोस्तों जो कारण होता है वो कौन से कारण होता है। यानी कि मृगम जो मरीचिका होता है दोस्तों आपका दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। किसके सर्जे, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। तो याद रखेगा मेरे प्यारे साथियों आपका जो विद्यार्थी यहाँ से बी नंबर ऑप्शन लगाए उनका बिल्कुल राइट आंसर है। मृगमरीचिका का कारण पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। चलिए देखो कहा जरा दोस्तों कि आसमान के रंग नीला देखने का कारण क्या है। यानी कि आसमान दोस्तों उसका रंग नीला है, उसका जो रीजन है दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है उस कारण से दोस्तों आसमान का जो रंग है ना वो नीला दिखाई देगा। नीला तो आप लोग याद रखेगा ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के रंग का कारण क्या है, तो आपका प्रकीर्णन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे। तथा तरंग की लंबाई बढ़ाने पर अपवर्तनांक का मान घटता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, क्या होता है, घटता है। ये कोशी के समीकरण से भी आपको ज्ञात होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, याद रखेगा तरंग की लंबाई बढ़ने पर अपवर्तनांक का जो मान होगा वो घट जाएगा। तो बी नंबर जो विद्यार्थी लगाए हो उनका बिल्कुल एकदम कन्फर्म आंसर है। ठीक ना मेरे प्यारे साथियों, कमाल का क्वेश्चन याद करते जाइए। देखो बोस्टर का जो नियम होता है म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर tan IP होता है। अगर आपको नहीं पता है तो याद कर लीजिए जो बोस्टर का नियम होता है म्यू बराबर tan IP होता है। तो यहाँ से जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी लगाए हो उसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्योंकि एक क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट बहुत बार एग्जाम में पूछा है, 2021 में 202 नंबर में भी पूछा है और ऑब्जेक्टिव में तो बहुत बार। देखो एक पातले फिल्म के रंग का कारण क्या है, यानी कि एक पातले फिल्म का रंग का कारण दोस्तों जो आपका व्यतिकरण है। क्या दोस्तों, व्यतिकरण। पातले फिल्म के रंग का कारण क्या है, तो व्यतिकरण। तो यहाँ से देख लीजिए बी नंबर में दिख जाएगा एक पातले फिल्म के रंग का दोस्तों जो कारण होता है वो व्यतिकरण होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, चलिए बिल्कुल व्यतिकरण बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंगे पुष्टि करता है। देखिए प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंगे होती है दोस्तों वो किसकी पुष्टि करता है, लगाइए तो प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंगे पुष्टि करता है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल प्रकाश का जो अनुप्रस्थ तरंगे जो होता है दोस्तों पोलराइज को दोस्तों निरूपित करता है। यानी कि यहाँ से देखिएगा ध्रुवन आपको ए नंबर में दिख जाएगा। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंगे जो पुष्टि करेगा डिएशन किसको करेगा, तो ध्रुवन को करेगा। जो भी विद्यार्थी इसका ए नंबर लगाए उनका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा जो दिए थे दोस्तों वो कौन वैज्ञानिक दिए थे। यानी कि द्वितीयक जो तरंगिकाएं होती है उसकी अवधारणा जो देने वाले वैज्ञानिक थे वो आपके हाइगेंस थे। कौन थे दोस्तों, हाइगेंस। अगर देखो यहाँ से अगर कणिका सिद्धांत पूछेगा तो न्यूटन, लेकिन यहाँ से आपसे पूछा द्वितीयक तरंगिकाओं के, ठीक ना मेरे प्यारे साथ, द्वितीयक तरंगिका के जो आविष्कारक होते हैं वो हाइगेंस होते हैं। तो याद रखेगा सी नंबर। चलिए यहाँ से देखिए डियर स्टूडेंट्स 18 नंबर क्वेश्चन तो कहा जा रहा है कि देश स्पेक्ट्रम में दोस्तों रंगों का जो स्पेक्ट्रम होता है वो कैसा होता है। यानी कि देश स्पेक्ट्रम के रंगों में अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है। चलिए बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों लाल रंग का होता है। यानी कि लाल रंग जो होता है ना इसका दोस्तों अधिक तरंग दैर्घ्य होता है लाल रंग का। चलिए एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथ। तो लाल रंग जो होगा ना वो आपका दोस्तों सबसे ज़्यादा अधिक दोस्तों तरंग दैर्घ्य होगा, वेवलेंथ होगा। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों बी नंबर हो जाएगा।
चलिए निम्नलिखित में से दोस्तों गुणों में किसका पता चलता है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। देखिए किस गुणों से दोस्तों पता चलता है कि प्रकाश तरंग जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों। किस गुण के कारण प्रकाश जो तरंग है वो अनुप्रस्थ आपको सिद्ध होता है। तो देखो ये ध्रुवन जो होता है ना दोस्तों, ध्रुवन के कारण प्रकाश तरंग जो होता है वो आपका क्या सिद्ध होता है, अनुप्रस्थ सिद्ध होता है। वो कौन सा रीजन है, तो पोलराइजेशन है, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों। और पीडीएफ नोट्स जो विद्यार्थी नहीं लिया है इस नंबर पर कांटेक्ट करके जरूर लीजिएगा। मात्र 5-10 सेकंड में जानिए, काम समय में बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। देखिए जो विद्यार्थी काम से में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते हैं। गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना और वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हो। चलिए यहाँ से देखिए मेरे प्यारे साथियों 20 नंबर देखिए PDF नोट्स के लिए आपको नंबर भी दिख रहा है मेरे प्यारे साथियों, इसी नंबर पर आपको कॉन्टेक्ट करना है। चलिए यहाँ से देखेंगे डियर स्टूडेंट, तो कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन है दोस्तों जो आपका दोस्तों परिघटना प्रकाश का क्वांटम का समर्थन करती है। यानी कि कौन सी परिघटना है दोस्तों प्रकाश के क्वांटम प्रकृति का समर्थन करते, बताइए इसका आंसर। चलिए देखो प्रकाश विद्युत जो प्रभाव होता है, फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट होता है दोस्तों, किसी भी दोस्तों घटना के लिए प्रकाश का क्वांटमीकरण का क्या करता है, ये समर्थन करता है। तो याद रखिएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव D नंबर हो जाएगा। जितना भी ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ सभी ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि रचनात्मक व्यक्तीकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुँचने वाले दो किरणों का बीच का कालांतर क्या होता है। यानी कि रचनात्मक व्यक्तीकरण दोस्तों, उसमें व्यक्तीकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुँचने वाला जो कालांतर होता है दोस्तों, उनके बीच का जो आपका दोस्तों जो बीच कालांतर होता है वो कितना डिग्री का होता है। चलिए मेरे प्यारे साथियों इसका आप लोगों को कमेंट करके भाई बतलाना है, 0 होगा या π/2 होगा। चलिए हम लोग दो ऑप्शन को आप लोगों के लिए काट दिए हैं, इसका आप लोगों को कमेंट बॉक्स में भी देना है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। इस आंसर का मैं वेट करूंगा क्योंकि आपका हम लोग ऑप्टिक्स में करवा चुके हैं, रे ऑप्टिक्स में। चलिए किसी बिंदु पर दोस्तों परिमित दूरी पर जो तरंगाग्र होता है वो क्या होता है। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर जो तरंगाग्र, देखो परिमित पूछा है तो गोलाकार लगा दो। अगर यहाँ पर अपरिमित पूछेगा ना तो समतल लगाना, एक बारीक रेखा के समान पूछेगा ना तो आप लोग बेलनाकार लगाना। तो यहाँ से आपसे पूछा दोस्तों परिमित दूरी पर तो गोलाकार A नंबर। चलिए यहाँ से देखिए विनाशी व्यक्तीकरण के लिए पदांतर क्या होता है। देखो ये आप लोग को दोस्तों हम बताएं, विनाशी का मतलब विषम हो गया तो 2n + 1 λ/2 याद रखेगा। तो यहाँ से देख लीजिए 2n + 1 λ/2। चलिए बहुत अच्छा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। 2n + 1 का मतलब विषम हुआ और यहीं विनाशी व्यक्तीकरण होता है। तो याद रखेगा डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर C। चलिए यहाँ से कहा जाए दोस्तों प्रकाश के तीखे कोण से मुड़ने की घटना को क्या कहा जाता है। देखिए प्रकाश के तीखे कोण से जो मुड़ने की घटना होता है दोस्तों उसी को हम लोग विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं सर जी, विवर्तन। तो विवर्तन मतलब ऑप्शन नंबर A, यानी कि प्रकाश के किसी तीखे कोण से मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं, तो A नंबर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। देखिए दोस्तों कहा जा रहा है कि कौन सा संबंध है वो आपका सही है। तो देखो पदांतर बराबर क्या होता है, क्या होता है डियर स्टूडेंट, ये हम आपको करवाए हैं। पदांतर 2n + 1 λ/2 बटा कालांतर, ये आपको हम करवाएं मेरे प्यारे साथियों। काफ़ी कमाल का क्वेश्चन है तो बिल्कुल याद रखेगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। 2 बार एग्जाम में लगातार 200 बिहार बोर्ड ऑफिसर में पूछा तो याद रखेगा। देखो गोलाकार तरंगाग्र को उत्पन्न करने के लिए स्रोत की जो आकृति होती है, उसकी स्रोत की जो आकृति तो बिंदुवत होती है। कैसा होता है दोस्तों, ये बिंदुवत होता है। तो बिंदुवत स्रोत A नंबर में दिख जाएगा, क्योंकि किसी भी गोलाकार दोस्तों तरंगाग्र उत्पन्न होगा तो दोस्तों बिंदुवत से स्टार्ट होगा। तो याद रखेगा ये नंबर। चलिए बेलनाकार तरंगाग्र उत्पन्न करने के लिए, देखो बेलनाकार तरंगाग्र उत्पन्न करने के लिए, बेलनाकार मतलब एक बारीक रेखा के समान, तो उसके लिए हम लोग रेखीय स्रोत आकृति का यूज करेंगे। किसका सर जी, रेखीय स्रोत। तो यहाँ से लिनियर स्रोत ऑप्शन नंबर B में दिख जाएगा, जो कि बेलनाकार तरंगाग्र उत्पन्न करने के लिए आकृति होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। याद रखिए कमाल का क्वेश्चन है। वहीं गोलाकार पूछता तो बिंदु के लिए हम लोग यूज करते हैं, गोलाकार के लिए बिंदु, लेकिन बेलनाकार के लिए रेखीय। अगर आप लोगों से पूछेगा समतल के लिए तो C नंबर हो जाएगा, लेकिन आपको लिए पूछा बेलनाकार तो रेखीय हो जाएगा। चलिए यहाँ से 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा डियर स्टूडेंट। तो कहा जा रहा है कि रचनात्मक व्यक्तीकरण के लिए कालांतर क्या होता है। देखो
रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कालांतर। रचनात्मक के लिए दोस्तों 2n पाई होता है, वहीं विनाशी पूछता है तो हम आपको बताएं 2n+1 और λ/2 होता है, ये हम आपको बता दिए हैं। लेकिन आपसे पूछा दोस्तों, क्या पूछा है, तो रचनात्मक के लिए 2n पाई ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर विनाशी पूछेगा तो 2n+1 λ/2 ये आपको हम बता दिए। चलिए, व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है, बताइए। चलिए, विवर्तन फ्रिंज की चौड़ाई जो होती है समान नहीं होती है फ्रिंजों के, यानी कि विवर्तन फ्रिंज की चौड़ाई फ्रिंजों के समान नहीं होती है, यानी कि विवर्तन जो फ्रिंज होगा दोस्तों उसको फ्रिंजों की जो चौड़ाई होगा, व्यतिकरण जो फ्रिंज की चौड़ाई होगी उसके समान नहीं होगा। व्यतिकरण की घटना का परिणाम कारण क्या है, देखो व्यतिकरण घटना का जो कारण है वो कौन सा कारण जिसके कारण व्यतिकरण की घटना होती है, तो आपका कालांतर होता है जिसके कारण व्यतिकरण की घटना संभव हो पाती है, या व्यतिकरण दोस्तों घटना का कारण बनता है, तो याद रखिएगा। चलिए, ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, देखो ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए जो यूज़ किया जाता है दोस्तों वो आपको लोगों का निकोल में प्रिज्म का यूज़ किया जाता है। निकोल में प्रिज्म देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में दिख जाएगा। ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए जो यूज़ करते हैं हम लोग निकोल में प्रिज्म का यूज़ करते हैं, तो याद रखिएगा, कमाल का क्वेश्चन है निकोल में प्रिज्म। चलिए, दो प्रकाश स्रोत क्या होते हैं दोस्तों, स्रोत क्या होता है, संबंध होता है जब उनके बीच का दोस्तों क्या हो, जब दो प्रकाश आपका दोस्तों जब कलांतर होता है, दो प्रकाश स्रोत संबंध होता है जब उनके बीच का कलांतर क्या होता है, तो उनके बीच का जो कलांतर होता है दोस्तों जब कांस्टेंट होता है, नियत होता है, तभी आपका दोस्तों संभव होता है। तो यहाँ से देख लीजिए ए नंबर में दिख जाएगा, दो प्रकाश स्रोत होगा संबंध तभी होगा जब उनके बीच का कलांतर क्या हो, नियत हो। चलिए, हाइगेंस की जो तरंगे होती है दोस्तों, हाइगेंस हो गया, तो इसकी जो तरंगे होती हैं उसकी तरंगे होती है, कैसा होता है हाइगेंस का, चलिए बिल्कुल हाइगेंस के अनुसार दोस्तों प्रकाश जो तरंगे होता है यांत्रिक होता है और अनुदैर्ध्य होता है। यांत्रिक और अनुदैर्ध्य आप लोग देख लीजिए मेरे प्रिय साथियों, आपको ए नंबर ऑप्शन में दिख जाएगा, यांत्रिक और अनुदैर्ध्य। प्रकाश का देखिए हाइगेंस सिद्धांत, देखो प्रकाश के हाइगेंस सिद्धांत आप लोग पढ़ लिए, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। अब प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक भी आपको जानना है, तो देखो न्यूटन जो है दोस्तों प्रकाश के आपका क्या है, कणिका सिद्धांत के ये प्रतिपादक हैं, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। कमाल का क्वेश्चन है, तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। प्रकाश के कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। प्रकाश किस प्रकार के कंपनों से बनता है, देखिए प्रकाश है दोस्तों आप लोग जानते होंगे प्रकाश है दोस्तों किस प्रकार के कंपनों से बनता है, जैसा लाइट है दोस्तों तो वो किस प्रकार के कंपन से बनता है, तो दोस्तों वो होता है ईथर कण। क्या होता है, ईथर कण। तो ईथर कण देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रकाश किस प्रकार के कंपनी से बनता है, तो याद रखिएगा ईथर कंपनी, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एकदम भौकाल क्वेश्चन है। प्रकाश के तरंगे गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का रंग दोस्तों वर्णनिर्णायक होगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन जो होता है प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश वर्ण जो निर्णायक होता है किसके लिए होता है, चलिए बिल्कुल आवृत्ति के लिए होता है, यानी आवृत्ति के लिए जो होता है दोस्तों प्रकाश के तरंग सिद्धांत जो होता है इसके लिए रंग जो होता है निर्णायक होता है, आवृत्ति ऑप्शन सी। प्रकाश फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, देखो फोटोन जो ऊर्जा होती है वो hv होती है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। यानी कि प्रकाश फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, hv होती है, यानी कि फोटोन की जो ऊर्जा होती है E बराबर क्या होता है, E बराबर आपका hv होता है, किसका, तो प्रकाश की ऊर्जा E बराबर hv। तो यहाँ से देख लीजिए मेरे प्रिय साथियों hv ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखो द्वितीयक कणिका जो दिए थे दोस्तों वो हाइगेंस दिए थे, और कणिका कौन दिया था, कणिका दोस्तों न्यूटन दिया था। कौन दिया था, कणिका न्यूटन दिया था, लेकिन द्वितीयक हाइगेंस दिया था। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिया गया है, तो इसको आप लोग को बिल्कुल याद में रखना है। चलिए, किस बिंदुवत स्रोत से जो परिमित दूरी होता है उस पर तरंगाग्र क्या कहलाता है, किसी बिंदुवत स्रोत होगा दोस्तों उससे परिमित दूरी पर, अभी हम आपको बताए हैं गोलाकार होता है। कैसा होता है, गोलाकार होता है। चलिए, न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग कैसा होता है, देखो न्यूटन के अकॉर्डिंग जो प्रकाश का जो वेग होता है वायु की अपेक्षा जल में अधिक होता है, यानी कि प्रकाश का जो वेग होता है दोस्तों जितना आपका वेग होता है ना प्रकाश का,
दोस्तों जो आपका वायु है, जैसे हवा में आप लोग देख रहे हो प्रकाश का वेग, उससे जाल में अधिक होता है, यानी कि जाल में और ज़्यादा उसका वेग होता है। तो याद रखिएगा ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत किसके द्वारा व्याख्या नहीं होता है? इनके प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत होता है दोस्तों किसके द्वारा व्याख्या नहीं हो पाता है? तो आपका दोस्तों प्रकाश विद्युत उत्सर्जन है, जिसके द्वारा प्रकाश के तरंग सिद्धांत की व्याख्या नहीं होती है। चलिए, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन याद रखेगा मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर सी काफ़ी कमाल का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। चलिए यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन देखेगा तो कहा जा रहा है दोस्तों कि यदि प्रकाश स्रोत एक बारीक, देखो अब आ गया, एक बारीक रेखा छिद्र हो तो उससे परिमित दूरी पर जो तरंगाग्र होता है वो आपका बेलनाकार होता है। समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ, बहुत ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ से क्लियर होगा। बेलनाकार हुआ क्यों? क्योंकि आप लोगों का एक बारीक रेखा का छिद्र हो गया, बारीक रेखा का छिद्र हो गया तो बेलनाकार हो गया। अगर दोस्तों आप लोगों से दोस्तों पूछ देता परिमित दूरी पर रेखा होती है तो वो आपका दोस्तों समतल ये हो जाता गोलाकार, लेकिन यहाँ से आपको एक बारीक रेखा के समान पूछ दिया तो आप लोग को याद करना है बेलनाकार। बे नंबर देखो, प्रकाश के तरंग दोस्तों क्या पुष्टि कर रहा है? प्रकाश के तरंगों के अनुदैर्ध्य तरंग निम्नलिखित में से कौन सी घटना की व्याख्या नहीं होती है? ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलिए डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश तरंगों के अनुदैर्ध्य तरंग इनमें से मानने के लिए कौन सी घटना को व्याख्या नहीं हो पाती है? तो याद रखिएगा ध्रुवन हो जाएगा। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो इसको अब अगर हम लोग दोस्तों कारण मान लेंगे या तो इसके अनुसार हम लोग चल देंगे तो मानने के लिए कौन सी घटना का व्याख्या होगा? तो ध्रुवन जो होगा दोस्तों उसकी व्याख्या से यह अछूता रह जाएगा, क्योंकि प्रकाश तरंगों का अनुदैर्ध्य मानने का मतलब ध्रुवन का क्या है? बहिष्कार। तो याद रखेगा अगर प्रकाश तरंगों को अनुदैर्ध्य मान लेंगे तो दोस्तों इसकी व्याख्या ध्रुवन का नहीं हो पाएगा, पोलराइजेशन का। देखिए 43 में कुछ और क्वेश्चन आ गया लगता है। अच्छा ध्रुवन होगा यहाँ पर आप लोगों को नहीं लिखा है, नो बडी लिख दिया है। यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है इंग्लिश में पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण। चलिए यहाँ से देखिए 44 नंबर क्वेश्चन यहाँ से लिख दिया है कि प्रकाश का किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो गमन करता है। तो ये दोस्तों कौन है जो नहीं बदलता है? ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। देखिए प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन नहीं बदलता है? तो आपका दोस्तों फ्रीक्वेंसी जो होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर दोस्तों ये बदलवे नहीं करता है, ये अचर रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसीलिए याद रखिएगा आवृत्ति होगा वो कभी बदलेगा नहीं, चेंज नहीं होगा। चलिए अज्ञात आकार वाले एक सुदूर स्रोत से आने वाला प्रकाश का जो तरंग होगा वो लगभग होगा तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? तो देखिए अज्ञात बोल दिया मतलब कि बहुत दूर, यानी कि अपरिमित हो गया। तो अपरिमित का मतलब हम आपको बताए हैं समतल हो जाएगा। देखो यहाँ पर समतल होने का कारण यही है कि अपरिमित आकार का है, अज्ञात आकार का है। देखो यहाँ पर अज्ञात आकार वाले सुदूर इस स्रोत से आने वाला जो प्रकाश रंग होगा समतल होगा। अगर ज्ञात आकार पूछता तो बेलनाकार हो जाता, लेकिन अज्ञात यानी कि अपरिमित दोस्तों आकार है तो याद रखेगा समतल। चलिए प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक न्यूटन थे। उन्होंने दोस्तों काव्य दोस्तों इसको प्रतिपादित किया, यानी कि काव्य इनको दोस्तों दिया। तो ये 1675 में दिए तो दोस्तों 1675 ईस्वी। तो यहाँ से जो ही मेरे प्यारे साथी ऑप्शन नंबर ए लगाए हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे प्यारे साथी, एकदम कमाल का क्वेश्चन है। चलिए यहाँ से 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो प्रकाश के किरण हमेशा तरंगाग्र के कैसा होता है? ठीक ना डियर स्टूडेंट, प्रकाश का किरण हमेशा तरंगाग्र के कैसा होता है? तो ये आपका दोस्तों लंबवत होता है। कैसा होता है? लंबवत होता है। यानी कि प्रकाश किरण जो होता है हमेशा तरंगाग्र के कैसा होता है? लंबवत होता है। तो याद रखिएगा बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश किरण जो होता है हमेशा लंबवत होता है, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल कमाल का क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा प्रकाश किरण हमेशा तरंगाग्र के 200 परपेंडिकुलर होता है। देखो तरंगाग्र दो प्रकार का होता है, तीन प्रकार का, बेलनाकार, समतल और गोलाकार। ठीक ना डियर स्टूडेंट, तरंगाग्र कितना प्रकार का? चलिए बिल्कुल 3 प्रकार का होता है। तो याद रखिएगा तरंगाग्र के नियम के दोस्तों कितने भेद? तो 3 नियम। चलिए हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंग क्या होता है? देखो
हाइगेंस के अनुसार जो प्रकाश रंग जो होती है वो अणु तो लगेगा, लेकिन इसमें दैर्घ्य लगेगा। क्या लगेगा? दैर्घ्य। क्योंकि दोस्तों ये आपसे पूछा है हाइगेंस के अनुसार जो प्रकाश रंग है वो अनुदैर्घ्य है। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स? चलिए याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पूरा होता है दोस्तों। कहा जाता है कि फ्रेनेल तथा यांग के अनुसार प्रकाश रंग क्या होता है। देखो फ्रेनेल तथा दोस्तों यांग के अनुसार जो प्रकाश जो रंग होता है वो अनुप्रस्थ होता है। कैसा होता है? अनुप्रस्थ होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन नंबर। कहा जा रहा है दोस्तों कि पदार्थ के कण जब स्वयं ऊर्जा लेकर अशांतित होते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं कणिकामय संचरण। यानी कि प्रकाश जो होता है दोस्तों, पदार्थ का जो कण होता है स्वयं ऊर्जा लेकर के क्या होता है? अशांतित होता है। तो उसी को हम लोग कणिकामय संचरण कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? कणिकामय संचरण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए 52 नंबर में कहा जा रहा है दोस्तों कि हाइगेंस के अनुसार प्रकाश रंग संचयन किस गति के रूप में होती है। यानी कि हाइगेंस के अनुसार है दोस्तों प्रकाश का जो संचयन है वो किस गति के रूप में होता है। हाइगेंस के अनुसार आपको बताना है। तो देखो हाइगेंस के अनुसार जो प्रकाश रंग जो होता है किस गति के होता है, तो तरंग जो संचरण होता है दोस्तों उस प्रकार का होता है। तो तरंग संचरण ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिल्कुल भौकाल मचा दीजिए, ए नंबर इज द राइट आंसर। चलिए यहाँ पर 53 नंबर में कहा जा रहा है प्रकाश के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के प्रतिपादक सर्वप्रथम किसने किया। यानी कि प्रकाश के जो द्वितीयक तरंगिका है दोस्तों उसको हाइगेंस ने प्रतिपादित किया। हम आपको थोड़ी देर पहले ही बताएं दोस्तों क्या हाइगेंस ने किया है प्रकाश के द्वितीयक तरंगिका का दोस्तों प्रतिपादन। चलिए यहाँ से 54 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो प्रकाश किस प्रकार के कंपनों से बनता है। इनके प्रकाश है दोस्तों वो किस प्रकार के कंपनों से बनता है। तो याद रखिएगा ईथर कण से बनता है। क्या सर जी? ईथर पार्टिकल। याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, है ना डियर स्टूडेंट। यानी कि प्रकाश किस प्रकार के कंपनों से बनता है, तो ईथर कण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। समान कला की स्थिति में रहने वाले ईथर कणों को मिलाने वाला काल्पनिक सतह को क्या कहते हैं। यानी कि समान कला की स्थिति में रहने वाले ईथर कणों को मिलाने की प्रक्रिया जो होती है वो तरंगाग्र को होती है। और इसका 3 गो भेद है। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स? बेलनाकार, समतल और क्या होता है? गोलाकार। इस समान कला की स्थिति में रहने वाले एक काल्पनिक सतह को दोस्तों कहा जाता है। चलिए यहाँ पर अज्ञात आकार वाले देखिए अज्ञात आकार वाला दोस्तों जो सुदूर इससे जो स्रोत है उससे आने वाला जो प्रकाश तरंगाग्र जो होता है दोस्तों वो लगभग कितना होता है। तो याद रखिएगा समतल, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्रकाश के तीव्रता के व्युत्क्रम नियम का दोस्तों, यानी कि व्युत्क्रम नियम क्या है। ये दोस्तों क्या, ये दोस्तों तीव्रता का दोस्तों क्या है 1/r² के व्युत्क्रमानुपाती जो मान्य है वो किसके लिए, तो बिंदुवत स्रोत के लिए मान्य है। तो इसको भी याद रखेगा डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पातले फिल्म के रंग का कारण क्या है। देखिए एक पातले फिल्म के रंग का कारण जो होता है दोस्तों वो आपका व्यतिकरण होता है, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि एक पातले फिल्म का रंग का जो कारण होता है वो व्यतिकरण होता है। क्या होता है दोस्तों, पातले फिल्म के रंग का कारण जो होता है वो व्यतिकरण होता है। तो याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन। यांग के प्रयोग में यदि प्रकाश की तरंग दोस्तों दुगनी कर दी जाए तो फ्रेंच की चौड़ाई क्या होगा। यानी कि आपका दोस्तों जब भी यांग का प्रयोग होगा तो इसका तरंग दोगुना कर दिया जाएगा। तो इसका जो तरंग दैर्घ्य होगा मेरे प्यारे साथियों वो आपका क्या हो जाएगा, चलो बिल्कुल दोगुनी हो जाएगा। यानी कि यांग के प्रयोग में प्रकाश का तरंग दोगुना कर दे तो फ्रेंच की चौड़ाई भी दोगुना हो जाएगा। क्योंकि हम आपको इस नियम से आपको बताए हैं। तो इसमें अगर प्रकाश के तरंग को दुगुना करेंगे तो फ्रेंच की चौड़ाई भी आपका दुगुना ही हो जाएगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट, चौड़ाई डी। चलिए देखते हैं सीधे कोण से प्राप्त विवर्तन के फ्रेंच जो होता है। देखिए ये क्या होता है 260 नंबर क्वेश्चन लगाइए। तो देखो ये जो होता है तीक्ष्ण सीधे कोण से जो प्राप्त विवर्तन होता है समान चौड़ाई का नहीं होता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, कमाल का क्वेश्चन है, बी नंबर। देखो प्रकाशिक पथ के बराबर क्या होता है। देखो प्रकाशिक जो पथ होता है वो क्या होता है, अपवर्तनांक गुना पथ लंबाई होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट, अपवर्तनांक गुना पथ लंबाई होता है। जो मेरे प्यारे साथी ऑप्शन नंबर ए लगाए, प्रकाशिक पथ बराबर क्या होता है, तो अपवर्तनांक गुना
पथ लंबाई उनका बिल्कुल राइट आंसर है। देखो यंग के दोस्तों द्विस्लेट प्रयोग में समपोषी व्यतिकरण को उत्पन्न करने के लिए जीव का जो आपका पदांतर जो होता है कितना नहीं होता है, यानी कि यंग के द्विस्लेट के लिए पूछा है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए यंग का द्विस्लेट के लिए दोस्तों अगर इसके बीच का कलांतर का मान नहीं होता, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा पेंडिंग हमको लग रहा है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए इस क्वेश्चन को अगर आपको हमको तो लगता है क्वेश्चन में कुछ रॉन्ग हुआ टी ठीक ना, तो इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं। चलिए विनाशी व्यतिकरण के लिए पदांतर होना चाहिए। देखो विनाशी व्यतिकरण के लिए अभी हम आपको बताएं 2n+1 याद रखिएगा λ/2, तो यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये विनाशी व्यतिकरण के लिए पदांतर होता है। चलिए यहाँ से देखिए तो कहा जा रहा है कि साबुन का बुलबुला सूर्य प्रकाश के दोस्तों रंगीन दिखता है, इसका कारण क्या है, यानी कि साबुन का जो बुलबुला है दोस्तों उसका दोस्तों क्या सूर्य प्रकाश में नीला दिखाई देता है, इसका कारण जो रीज़न होता है वो रीज़न क्या है, तो याद रखिएगा प्रकाश का व्यतिकरण ही रीज़न है। साबुन का एक बुलबुला जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या होगा, यानी कि आपका दोस्तों कैसा दिखाएगा, बिल्कुल रंगीन दिखाएगा, तो आपका दोस्तों क्या है व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण ही है। चलिए 65 नंबर में कहा जा रहा है प्रकाश का किरण एक अवरोध से के किनारे से मूर्ति है, तो एक क्रिया क्या कहलाती है, यानी कि प्रकाश का किरण एक अवरोध के किनारों से मूर्ति है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथी हूँ। बहुत कमाल का क्वेश्चन है ये, तो आपका दोस्तों विवर्तन ही होता है, ये हर कोई को पता होगा। प्रकाश किसी त्रिकोण से मूर्ति है उसको विवर्तन कहते हैं। देखो स्वास्थ्य आँख की विभेदन सीमा क्या होता है, ये देखो 1 मिनट होता है या 60 सेकंड होता है, जिसे हम लोग 1 डैश भी कह सकते हैं, तो ए नंबर। चलिए तरंग है तो कहा दोस्तों कलांतर फाई और पदांतर लिम्डा दोस्तों जो डेल्टा एक्स जो होता है वो इसमें क्या संबंध है। चलिए तो ये जो होता है दोस्तों डेल्टा फाई बटा क्या होता है दोस्तों लेमडा फाई बटा 2 पाई होता है, क्या होता है 2 पाई, तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। ये भी कमाल का क्वेश्चन एग्जाम 2018 में पूछा है। चलिए यंग के दोस्तों द्विचित्र में प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई के पर्दे के दूनी कर दी जाती है, तो फ्रिंज की चौड़ाई जो होती है वो अपवर्तित रह जाती है, यानी कि यंग के द्विस्लेट दोस्तों प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई अगर दोस्तों दोगुनी की जाती है तो उस पर जो इफेक्ट पड़ेगा वो अनचेंज रहेगा। देखो दो कला स्रोत प्रकाश के कारण दोस्तों प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंजों की चौड़ाई कैसी होती है, यानी कि ये दो दोस्तों जब स्रोत होंगे तो तरंगधार्य के अनुक्रमानुपाती, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ समानुपाती होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए तरंगधार्य लेमडा को दोस्तों दो एक बाने प्रकाश तरंगों के मध्य समपोषी व्यतिकरण हेतु पदांतर होना चाहिए। चलिए देखो ये आपसे क्या पूछा समपोषी व्यतिकरण, यानी कि दोस्तों पदांतर पूछा कलांतर नहीं, तो पदांतर के n पाई होता है दोस्तों n लैम्डा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से यंग के द्विस्लेट प्रयोग में अंतराल में दोस्तों अगर अंतराल आधा स्लेट का हो तो पर्दों के बीच की दोगुनी कर दी जाए तो फ्रिंजों के जो चौड़ाई पर इफेक्ट पड़े वो 4 गुनी हो जाएगी, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। याद रखेगा ये सब क्वेश्चन बिहार बोर्ड के ओरिजिनल जो होता है बिहार बोर्ड के द्वारा जो जारी किया जाता है ऑफिशियल क्वेश्चन, उसी में से ये सब प्रश्न आपके दोस्तों सेलेक्ट किए जाते हैं। चलिए जब स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो फ्रिंजों की जो चौड़ाई होती है दोस्तों वो बढ़ती है, यानी कि जब स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा जाती है तो फ्रिंजों की चौड़ाई जो होती है वो क्या होता है दोस्तों वो भी बढ़ती ही जाती है, तो याद रखेगा डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए। देखो यहाँ से दो प्रकाश स्रोत कला संबंध होंगे यदि तरंग उत्पन्न करते हैं, यानी कि दो प्रकाश दोस्तों स्रोत होंगे यदि कला संबंध स्रोत उत्पन्न करते हैं तो ये दोस्तों क्या होगा एक निश्चित कलांतर होगा, याद रखेगा डी नंबर। कौन दोस्तों सबसे उत्तम एक वर्ण होता है, देखो सबसे उत्तम की बात करेंगे डियर स्टूडेंट तो आपका वो लेसर होता है जो कि सबसे बेहतर एक वर्ण का स्रोत होता है। देखो यहाँ से आपको डी नंबर में दिख जाएगा लेसर, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। ऐसी तरंगे जिसके बीच का कलांतर समय के साथ नहीं बदलता है, देखिए ऐसा तरंगे जिनके बीच का जो कलांतर समय के साथ
नहीं बदलता, यानी कि समय के साथ नहीं बदलेगा, तो वो आपका दोस्तों पदांतर है। क्या है दोस्तों? पदांतर। तो यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। क्या हो जाएगा? पथांतर। पथांतर मतलब ऑप्शन बी। देखिए यहाँ पर विनाशी व्यतिकरण के लिए जो पदांतर λ/2 जो विनाशी का कैसा होता है? विनाशी मतलब आप लोग समझते ही होंगे, विनाशी मतलब क्या? विषम गुणज। तो λ/2 का क्या होता है? ये विषम गुणज होता है। तो याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए 78 नंबर में कहा जा रहा है कि रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाले दो तरंगों के बेस का कलांतर क्या होता है? तो दो तरंगों के बेस का जो कलांतर होता है दोस्तों वो आपका 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। यानी कि रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर दो तरंगों के बेस का कलांतर चलिए 0 होता है। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है दोस्तों कि यंग के द्विस्लेट प्रयोग मध्यवर्ती फ्रिंज जो होता है वो कैसा होता है? तो ये आपका दीप्त होता है। यानी कि यंग का जो द्विस्लेट दोस्तों जो फ्रिंज होता है उसमें मध्यवर्ती जो फ्रिंज होता है वो दोस्तों दीप्त होता है। दीप्त मतलब ब्राइट। तो याद रखिएगा ए नंबर। चलिए समपोषी व्यतिकरण। देखो समपोषी पूछा विनाशी नहीं, समपोषी पूछा विनाशी नहीं, तो ये समगुणज होगा। कैसा होगा दोस्तों? समगुणज होना चाहिए। तो λ/सम का पूर्ण गुणज या समगुणज का ये, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एकदम भौकाल क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए रचनात्मक व्यतिकरण के लिए पदांतर होना चाहिए। देखिए रचनात्मक व्यतिकरण जो होता है दोस्तों, रचनात्मक होता है एक विनाशी होता है। तो रचनात्मक व्यतिकरण के लिए जो आपका पदांतर होता है λ/2 का क्या होता है? देखो रचनात्मक मतलब वही समपोषी। क्या हुआ मेरे प्यारे साथी? लगाएंगे आंसर। चलिए बिल्कुल समगुणज जो होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा λ/2 का समगुणज। एक वन प्रकाश के दो स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं, तब उनकी दोस्तों क्या होती है? तो उनकी दोस्तों क्या होती है? तो इनमें से दोस्तों तीव्रताएं असमान होती है। कोई ऑप्शन नहीं तो कोई नहीं है। चलो ये क्या होता है? देखो 83 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों से दोस्तों पूछा जा रहा है कि 2π/λ गुना पदांतर जो होता है ये जो होता है दोस्तों कलांतर के बराबर होता है। किसके बराबर दोस्तों? कलांतर के बराबर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखो दो स्रोत को कला संबंध कहा जाता है जब उनके क्या हो? दो स्रोत कला संबंध कहा जाता है जब उनके दोस्तों कलांतर क्या हो? नियत हो। नियत माने कांस्टेंट हो, तभी दोस्तों जो कला संबंध होते हैं प्रकाश स्रोत कहे जा सकते हैं, कला स्रोत कहे जा सकते हैं, कलांतर क्या हो? कांस्टेंट हो। चलिए व्यतिकरण फ्रिंज की ऊर्जा सृजनशील सिद्धांत के कैसा होती है? तो ये आपका दोस्तों अनुकूल होती है। तो ए नंबर ये हो जाएगा। चलिए यहाँ से 86 में कहा जाए तरंगों के दो स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं जब क्या होते हैं? यानी कि दो तरंगे दोस्तों जो स्रोत होते हैं उनके संबंध दोस्तों क्या होता है? दो समान तरंगधारियों के तरंगे समान होते हैं, लेकिन इसके कलांतर क्या होता है? नियत होते हैं और ये उत्पन्न भी करते हैं। तो याद रखेगा डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी। यानी कि तरंगे जो होगा दो कला स्रोत कहे जाते हैं जब दो समान तरंगधार्य हो और दोस्तों नियत क्या हो? कलांतर का दोस्तों नियत हो, कांस्टेंट हो, तब प्रकाश का व्यतिकरण संभव है। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों द्वारा नहीं, एक केवल एक मूल स्रोत से प्राप्त समान तरंगदैर्घ्यों के दो तरंगों द्वारा। हाँ देखो प्रकाश का जो व्यतिकरण जो संभव होगा दोस्तों केवल एक ही मूल स्रोत से प्राप्त, एक ही मूल से प्राप्त दोस्तों समान तरंगदैर्घ्य के दो तरंगे हो। ठीक है ना दोस्तों? दो तरंग होना चाहिए, एक ही मूल स्रोत से प्राप्त हो। जैसे इससे प्राप्त हुआ तो दोनों तरंगदैर्घ्य इसी से प्राप्त हो, तभी ये संभव है प्रकाश का व्यतिकरण। तो बी नंबर। देखो जीवाश्म आयु के पता की जाती है तो कार्बन डेटिंग के द्वारा किया जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो याद रखेगा डियर स्टूडेंट कार्बन डेटिंग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 88 का। चलिए 89 नंबर में जिस घटना से प्रकाश रहेंगे प्रवृत्तिवाद निर्विवाद रूप से अनुप्रास सिद्ध होती है तो आपका दोस्तों ध्रुवन होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट से याद रखेगा ऑप्शन नंबर सी। जिस घटना से प्रकाश होते प्रकृति निर्वात शुद्ध होती है तो आपका ध्रुवन होता है।
चलिए, समतल ध्रुवित प्रकाश कंपन करता है। देखिए, समतल ध्रुवित प्रकाश जो कंपन करता है केवल और केवल एक ही दिशा में करता है, यानी कि समतल जो प्रकाश जो होगा दोस्तों उत्पन्न करता है तो केवल एक ही दिशा में, तो बी नंबर। चलिए, बूस्टर का नियम क्या, तो म्यू बराबर tan IP हो जाएगा, म्यू बराबर tan IP। तो यहाँ से देख लीजिए म्यू बराबर tan IP, डेट मीन्स ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश का ये बूस्टर का नियम हो गया। चलिए, रचना इनमें से कौन है दोस्तों चयनात्मक अवशोषण द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश देता है? कौन है डियर स्टूडेंट्स जो देता है बताइए? तो आप लोग को याद रखना, क्वार्ट्ज और पोलराइड जो होता है दोस्तों ये दोनों क्या है, समतल अवशोषण द्वारा ध्रुवित प्रकाश देता है। क्वार्ट्ज और पोलराइड ये दोनों। देखो, फिनाइल ध्रुवित ZF का जो मान होता है A स्क्वायर बटा लेमडा, A स्क्वायर बटा लेमडा होता है, कहाँ पर दिया गया है? फिनाइल ध्रुवित ZF का जो मान होता है A स्क्वायर बटा में लेमडा होता है दोस्तों। तो आप लोग देख लीजिए, आपको दिख जाएगा बी नंबर में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शुद्ध स्पेक्ट्रम जो होता है प्राप्त किया जाता है। शुद्ध स्पेक्ट्रम दोस्तों किससे प्राप्त किया जाता है? चलिए, याद रखिएगा, स्पेक्ट्रोमीटर है दोस्तों, इसी से शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है। यानी कि शुद्ध स्पेक्ट्रम होगा दोस्तों जो प्राप्त किया जाएगा वो स्पेक्ट्रोमीटर से किया जाएगा। किससे सर जी? तो स्पेक्ट्रोमीटर से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है दोस्तों कि उत्सर्जन रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, यानी कि उत्सर्जन जो रेखीय स्पेक्ट्रम जो प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? चलिए, सोडियम वाष्प लैंप से प्राप्त होता है। किससे सर जी? सोडियम वाष्प लैंप से उत्सर्जित रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा डियर मेरे प्यारे, ऑप्शन ए। चलिए, इनमें कौन है दोस्तों चयनात्मक अवशोषण द्वारा ध्रुवित प्रकाश देता है? यानी इनमें कौन है जो चयनात्मक अवशोषण द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश देता है? वो कौन सा ऑप्शन है डियर बताइए? तो अभी हम आपको बताएं, दोनों हो जाए, क्वार्ट्ज और क्रिस्टल दोनों। तो ऑप्शन सी बोथ। चलिए, फिनाइल ध्रुवित बारे के लिए दोस्तों विवर्तन फ्रिंज का अवरोध कैसा होना चाहिए बताइए? तो ये सीमित दूरी पर होता है। फिनाइल बारे के विवर्तन फ्रिंज का अवरोध है। तो याद रखेगा डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 98 नंबर, किसी प्रिज्म से दोस्तों वन विक्षेपण होता है, यानी कि किसी प्रिज्म से विक्षेपण क्षमता जो होता है वो कैसा होता है? तो धनात्मक होता है मेरे प्यारे साथियों। याद रखेगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? तो किसी प्रिज्म से विक्षेपण क्षमता जो होता है वो धनात्मक होता है। कैसा होता है? धनात्मक, पॉजिटिव। किसी तरंग के दोस्तों सिद्धांत से नहीं कहा जा सकता, यानी कि किसी प्रकाश के तरंग सिद्धांत से नहीं समझा जा सकता। किसको नहीं समझा जा सकता है? तो आपको पता, प्रकाश विद्युत प्रभाव शुरू में बताए थे। चलिए, सौर प्रकाश में उत्सर्जित काली रेखाओं को क्या कहा जाता है? 100 नंबर, तो फ्राउनहोफर रेखाएं कहा जाता है, तो ए नंबर। रेखीय स्पेक्ट्रम किस में होता है? ये परमाणुओं में होता है रेखीय स्पेक्ट्रम। फ्राउनहोफर विवर्तन में प्रकाश स्रोत रखे जाते हैं अवरोध से कैसा रखा जाता है? तो अनंत दूरी पर रखा जाता है। यानी कि फ्राउनहोफर विवर्तन में जो प्रकाश स्रोत जो रखे जाते हैं अवरोध से अवरोध अनंत दूरी पर। चलिए, सूर्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो सूर्य प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम होता है दोस्तों वो सतत होता है। कैसा सर जी? सतत। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेल की दोस्तों पतली फिल्म जो होता है साबुन पानी को रंगीन दिखाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण दोस्तों व्यतिकरण ही होता है, जो कि तेल की पतली फिल्म या साबुन को रंगीन दिखाता है। व्यतिकरण देखिएगा तो आपको दिख जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो मिर्गा मरीचिका का कारण जो है दोस्तों वो आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। क्या दोस्तों? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी कमाल का क्वेश्चन है। चलिए, एकदम यहाँ से देखिए 106 नंबर क्वेश्चन, दो कला स्रोत दोस्तों आभासी होता है। देखिए, दो कला स्रोत आभासी होता है जब फ्रेस्नेल के दोस्तों द्विक प्रिज्म से हो। जब फ्रेस्नेल के द्विक दोस्तों क्या हो? प्रिज्म में हो, तभी ये दो कला स्रोत प्रकाश स्रोत आभासी होते हैं। याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, विद्युत चुम्बकीय तरंग को दोस्तों ध्रुवित किया जा सकता है।
तो देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होता है उसको दोस्तों पोलराइड के द्वारा ध्रुवित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बैंड स्पेक्ट्रम मिलता है, देखो बैंड स्पेक्ट्रम जो होता है दोस्तों वो अणुओं से मिलता है। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बैंड स्पेक्ट्रम जो होता है अणुओं से मिलता है। चलिए प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्रिज्म से प्राप्त करने में न्यूनतम विचलन जो होता है वो किसका होता है, वो लाल रंग का जो होता है न्यूनतम विचलन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रकाश एक ऐसी घटना जो प्रदर्शित करती है कि प्रकाश तरंगें जो होते हैं वो कैसी है। प्रकाश देखिए एक ऐसी घटना जो प्रकाश में यह दोस्तों क्या होता है प्रदर्शित करती है कि कौन तरंग दोस्तों अनुप्रस्थ है, वो कौन करती है दोस्तों, इसकी जो तरंग की जो पुष्टि करता है वो कौन करता है, तो वो आपका ध्रुवन। चलिए यहाँ पर 111 नंबर में कहा जा रहा है प्रकाश का किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो जो मुड़ने की जो घटना होता है इसी को अपवर्तन कहा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के किरण के तीखे कोण से मुड़ने की घटना को विवर्तन कहा गया, बी नंबर में, बी नंबर हो जाएगा विवर्तन। देखिए प्रकाश की तरंग अनुप्रस्थ प्रकृति पुष्टि करती है, तो प्रकाश की जो तरंग अनुप्रस्थ है दोस्तों वो ध्रुवन को पुष्टि करता है, सी नंबर। व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई क्या होता है, समान और असमान दोनों हो सकता है, तो सी नंबर। व्यतिकरण क्षेत्र की दोस्तों सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता क्या होती है, सभी जो दीप्त फ्रिंज होता है दोस्तों वो समान होता है, सिमिलर होता है। विवर्तन दोस्तों दो प्रकार का, फ्राउनहोफर विवर्तन और फ्राउनहोफर विवर्तन, ठीक है दोस्तों, बी हो जाएगा दो प्रकार का। लेजर प्रक्रिया के लिए जो है दोस्तों संख्या परिवर्तन है, क्या संख्या परिवर्तन होगा, तो लेजर क्रिया होगा। व्यतिकरण की घटना है वो क्या है, तो कालांतर के कारण व्यतिकरण की घटना होता है। चलिए यहाँ से कहा जा रहा दोस्तों कि व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई के समान नहीं होता है, बी नंबर। चलिए यहाँ पर पीडीएफ नोट्स के लिए आपको नंबर दिख रहा है डियर स्टूडेंट, इसी नंबर पर आप लोग को कॉन्टेक्ट करना है मेरे साथ, तो इस पर पूरा पीडीएफ नोट्स आपको दे दिया जाएगा ऑल सब्जेक्ट का। उम्मीद है डियर स्टूडेंट वीडियो पसंद है, आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद वंदे। देखिए जो विद्यार्थी काम से में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते।